हम देख रहे हैं 7वां पाठ, महिला आश्रम। लेखक है काका कालेलकर जी। असल में कालेलकर जी उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं, लेकिन ये एक पत्र है उनके द्वारा लिखा हुआ जिसमें महिला आश्रम की स्थापना, स्वतंत्रता के बाद के उसकी व्यवस्था, नियम आदि के बारे में हमें बताया गया है। स्वतंत्रता पूर्व काल से महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में क्या थी, इसका वर्णन इस पाठ के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से हमें मिलता है। इसमें महिलाओं के प्रति लेखक की नज़रिया, उनके विचार और सामाजिक लगाव के प्रति उनकी चाहत इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट होती है। स्वाध्याय के तौर पर इसमें पूछा है, सबसे पहले है संजाल पूर्ण कीजिए। गुलदाउदी की विशेषताएं पूछी है। इसमें 4 मुद्दे आते हैं। महीनों तक ये खुलती नहीं, रहस्य छिपाती है, होठ सी लेती है, इसका मतलब बंद कर लेती है, और रहस्य अपने पेट में ही भर लेती है। कारण लिखने हैं। काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा था, इसके लिए क्योंकि उन्हें तारों के नक्शे बनाने थे। लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए क्योंकि उन्हें फूल नहीं आते थे और देखभाल के लिए उनके पास वक्त भी नहीं था। तीसरा प्रश्न है, ता प्रत्यय लगाकर पाठ से ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो प्रत्यय साधित शब्दों की सूची हमें बना रहे हैं। इसमें पहला शब्द है कुशल, ता प्रत्यय लगाया, कुशलता शब्द बन गया। आवश्यक से आवश्यकता शब्द बन गया। मानव से मानवता शब्द बन गया और एक से एकता शब्द बन गया। याद रखिएगा, ता प्रत्यय लगाकर बहुत सारे शब्द पाठ में मौजूद है जिनकी सूची हम इसी प्रकार बना सकते हैं। प्रवाह तालिका पूर्ण करने के लिए बताया है कि इस आश्रम के नियम क्या है। सबसे पहला नियम है आश्रम का कि स्वावलंबन, मतलब खुद का काम खुद ही करना है। इसके बाद है सादगी, मतलब कोई नोकझोंक, असल में झगड़े की बात इसमें नहीं है, फिर भी सादगी से, सरलता से काम होना अपेक्षित है। उद्योगशीलता है, निरंतर कर्म करने की अपेक्षा है। कार्य करने के साथ साथ ही आश्रम के नियमों का पालन हो सकता है। और सेवा व्रत उन्हें लेना पड़ेगा जो आश्रम के निवासी हैं, और साथ ही साथ मानवता से पेश आना पड़ेगा। ये सभी आश्रम के नियम सूचित करते हैं हमें कि उन दिनों महिलाओं के लिए इस तरीके के आश्रम बनाने का कार्य बहुत समय से चल रहा था। पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करना है। हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उसका, जिसका अर्थ हम दे रहे हैं। पर्यायवाची शब्द है सबसे पहला इसमें आश्रम, जिसका दूसरा शब्द इसमें आया है घर। मेरा घर बहुत बड़ा है। याद रखिएगा विद्यार्थियों, ऐसे वाक्य बनाते समय हम छोटे वाक्य बनाएं जिसमें गलतियां होने की संभावना कम होगी। बोझ, उसके लिए शब्द आया है भार। मैंने पढ़ाई का भार कम कर लिया। मुक्त, स्वतंत्र, हमें स्वतंत्र रहने की या विचार की आवश्यकता है। सहज, आसान, आसानी से कोई भी काम पूर्ण करने की चाहत हम में होनी चाहिए। संचालन का अर्थ है व्यवस्था या संस्थापन। इस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था विद्यार्थियों ने पूर्ण की। इसमें अभिव्यक्ति के तौर पर प्रश्न दिया हुआ है, पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। विद्यार्थियों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आजकल हम पत्र लिखने की अपेक्षा ईमेल्स या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने का काम निरंतर और लगातार करते हैं। शायद इसी के लिए हम मोबाइल को अपने हाथ से छोड़ने का काम तक नहीं करते, लेकिन पत्र लिखने की अपनी एक खूबी है, अपनी एक खासियत है, और इसीलिए पत्र लिखना ये कला है। ये समझकर अगर हम इसे लिखने का काम करेंगे या कम से कम लिखने के आदी हो जाएंगे तो शायद इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पत्र लिखने के सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। आज इंटरनेट के युग में पत्र लिखना या भेजना तथा पाना एक अजूबा बन रहा है। दुनिया इतनी नज़दीक आई है कि पत्र लिखने की कल्पना तक हम नहीं करते, फिर भी हमें लेखन, भाषा सराव के लिए पत्र लेखन करना ही चाहिए। अपने विचार मन खोलकर बातें अपनों से करने का ये एक उचित राजमार्ग है। पत्र लिखने से आसपास की आबोहवा
उस पर हमारे विचार तथा सामने वालों पर होने वाला उसका असर सभी प्रगल्भ होते जाते हैं। लेखन में भी सुधार आता है। उचित शब्दों के प्रयोग के लिए आज भी पत्र लेखन आवश्यक है। इसकी सदैव तैयारी आप करते रहे, क्योंकि पत्र लेखन हमारे पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन है। उपयुक्त लेखन के तौर पर उन्होंने पूछा है, संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि इस विषय पर 100 शब्दों तक निबंध लिखना है। याद रखिएगा, 100 शब्द मतलब इसका अर्थ है कि कम से कम 8 से 10 शब्द एक वाक्य में अगर हम लिखते हैं तो 12 से 15 पंक्तियों तक का निबंध हमें लिखना है। इसमें भी कम से कम 3 पैराग्राफ आप बनाएं, जिसमें प्रस्तावना, विषय विस्तार और उससे मिलने वाली सीख या उससे मिलने वाला लाभ या हानि जो कुछ भी है वो हम इसमें लिखने की कोशिश करें। इसके लिए निबंध के इस आधुनिक साधनों के लिए, संदेश वहन के आधुनिक साधनों के लाभ हानि उन्होंने पूछा है, तो लाभ के लिए एक पैराग्राफ और हानि के लिए एक पैराग्राफ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर संदेश वहन के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, ईमेल्स है या अलग अलग तरीके के ऐप्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। आज की स्थिति में कितना उपयोग है ये हमें देखना पड़ेगा। बिजली या नेटवर्क की आज की स्थिति, कितनी तरीके से हम नेटवर्क से जुड़े हुए हैं या किसी समय नेटवर्क न होने से हम कैसे काम नहीं कर पाते, इसकी ओर गौर करिए। जल सेवा का लाभ हमें इससे मिलता है, ये लिखना मत भूलिए। हानि के तौर पर यंत्रों पर अवलंबित जीवन है आज का हमारा। अगर यंत्र बेकार हो जाता है तो हमें फिर से वही काम लगातार करना पड़ता है, इसकी ओर भी गौर करें। बिजली या नेटवर्क की उपलब्धता पर हमारी ये सभी यंत्रों की उपलब्धता मतलब अवलंबित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर एक खास समय किसी वजह से हर जगह की बिजली चली जाती है तो हमारा काम पूरा ठप पड़ जाता है। आर्थिक या सामाजिक नैतिक अधपतन इनके कारण कैसे हो रहा है, इसकी ओर गौर करें। 2 वाक्य इसके बारे में लिखें। नैतिक अधपतन इसलिए है क्योंकि विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति, खास तौर पर जो मोबाइल और ऐप्स का लगातार इस्तेमाल करता है, वो शायद अपने आसपास के लोगों के साथ इतना मेलजोल नहीं बढ़ा पाता, अकेला रह जाता है और अपने ऐप्स के माध्यम से दुनिया भर के लोगों से बातें करता है, लेकिन उसका नैतिक जो संस्कार होने हैं वो वैसे ही रह जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक स्थिति उसकी ज़्यादा ऊंची बढ़ती है, लेकिन आर्थिक स्थिति से सामाजिक लाभ नहीं होते, ये भी याद रखिए। अपनों से मतलब जो उसके आसपास के अपने घर के लोग हैं उनसे वो दूरी बनाए रखता है। घर पर रहकर आपसी बातचीत नहीं होती, अपनत्व या लगाव की कमी दिखाई देती है और इसलिए इस प्रकार के चीज़ों में हानि अधिक है, लाभ कम है, यही देखना पड़ेगा। और इसीलिए निबंध लिखते समय इन सभी मुद्दों को और गौर करें। अगर 10 मुद्दे भी मिलते हैं आपको तो 10 वाक्य आसानी से उस पर बन सकते हैं। प्रस्तावना के तौर पर अगर कोई मुहावरे अच्छे आपके पास हैं, अगर कोई कविता की पंक्तियाँ इस निबंध से संबंधित आपके पास है तो ज़रूर लिखने का काम करें। भाषा बिंदु में उन्होंने मुहावरों के वाक्य लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा है। उन्होंने इसमें शरीर के अवयव दिए हैं, आँख, मुंह, दांत, हाथ और हृदय। शब्द से बनने वाले मुहावरे वैसे बहुत है। आज तक हमने हिंदी के माध्यम से, हिंदी अध्यापक के माध्यम से बहुत सारे मुहावरे जानने का काम इससे पहले भी किया हुआ है। आँख के लिए बहुत सारे मुहावरे बनते हैं, जैसे आँख चुराना, आँखों आँखों में बात करना, आँखों से ओझल होना या आँखें मूंद कर चलना। आँखें मूंद कर चलने का मतलब है बिना सोचे विचारे चलना। ऐसे आँखें मूंद कर बिना सोचे समझे क्या देख रहे हो। आँखें मूंद कर चलने का मतलब ही है कि बिना सोचे विचारे चलना, लेकिन कोई भी काम हमें आंखें मूंद कर नहीं करना चाहिए, ये भी वाक्य इसका बन सकता है। आंखों से ओझल होना, इसका मतलब है गायब होना। चोर देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। ओझल होने की बात हम लगातार करते हैं, लेकिन आंखों से ओझल होना मतलब नज़र से परे हट जाना या गायब हो जाना। चोर के लिए ये मुहावरा बहुत अधिक उपयोगी साबित होता है, क्योंकि चोर लगातार अपना कर्म पूरा करने के बाद निरंतर वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं, ये इसे समझ में आता है। दूसरा शब्द है मुंह। मुंह टेढ़ा करना
या मुंह लाल करना, इस तरीके के भी मुहावरे बनते हैं। एक और वाक्य है इसमें, मुंह लाल होना मतलब क्रोधित हो जाना, मुंह लटकाना मतलब निराश होना, मुंह के बल गिरना मतलब अपने ही कर्म के कारण खुद ही सिर के बल गिर जाना। वाक्य इस प्रकार बनेंगे इसके, इतना भी क्या गुस्सा कि मुंह लाल हो गया। अर्थ इसका मैंने अभी बताया कि मुंह लाल होना का मतलब है क्रोधित हो जाना, गुस्सा होना या किसी पर बिना वजह डांटने का काम करना। मुंह लटकाना का मतलब है निराश हो जाना। ऐसे क्या मुंह लटकाए बैठे हो कि कुछ काम नहीं बन रहा, मतलब इतने निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ काम करने की आवश्यकता है, ये इसमें समझ में आता है। तीसरा शब्द है इसमें दांत। दांत खाना का मतलब है गुस्सा करना। खुद को संभालते दांत खाते वह काम पर चली। असल में किसी पर गुस्सा करने के लिए अपने ही दांत खाने की नौबत व्यक्ति पर आती है, ये इस वाक्य से समझ में आता है। दांत दिखाना मतलब हंसना, जोर जोर से हंसना या मुस्कुराना जिससे दांत दिखाई देते हैं। ऐसे क्या दांत दिखा रही हो, पागल हो क्या? इस तरीके के वाक्य से हम समझा सकते हैं कि सामने वाला सिर्फ हंसने का काम कर रहा है। हाथ है अगला शब्द। इसमें खाली हाथ रहना, हाथ बटाना, हाथ पैर ठंडे पड़ना या इसी तरीके के बहुत सारे मुहावरे बनते हैं। अब हाथों हाथ उड़ाना मतलब किसी चीज़ को बिना सोचे समझे या किसी को समझ में आने से पहले पलक झपकते उठा लेना। चोर के लिए ये मुहावरा ज़्यादा उपयोगी है। जैसे चोर ने चीज़ें हाथों हाथ उड़ाकर 9-2-11 होने का काम किया। इसमें दो मुहावरे आए हैं, 9-2-11 होना मतलब भाग निकलना, और हाथों हाथ उड़ाना मतलब किसी को समझने से पहले ही चीज़ों को उड़ा देना। हाथ पैर मारना या हाथ पैर ठंडे पड़ना, इसमें मतलब है बहुत डरना। इसके लिए वाक्य बन सकता है कि सामने ठंडा पानी, तालाब का ठंडा पानी देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बहुत डर जाना कि अभी इसमें उतरने का काम हम कैसे करें, तैरना आता नहीं है तो डूबने की चांसेस, जो डूबने का मतलब ज़रूरत ज़्यादा दिखाई देती है, इसलिए डर कर पीछे हट जाना, ये है हाथ पैर ठंडे पड़ने का मतलब। अंतिम शब्द है इसमें हृदय। हृदय में समाना मतलब हृदय में बस जाना। ये किसी प्रेमी के लिए उपयोगी होने वाला मुहावरा है कि सामने से आती हुई उस लड़की को देखकर मैंने उसे अपने हृदय में समा लिया, मतलब अपना बनाने की कोशिश करने का काम इसमें दिखाई देता है। हृदय खोलना मतलब किसी को अपने मन की बात बारीकी से बता देना, अपना लेना। सामने वाले व्यक्ति को अपना हृदय खोलकर बोलने की ज़रूरत आज बहुत है, क्योंकि चीज़ें मन में ही रह जाती हैं, उसे हमें नहीं रखना है। इसमें उपयोजित लेखन के तौर पर पत्र लेखन दिया हुआ है जो हमारे लिए 5 अंक का है। इसमें दिनांक, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, विषय विवेचन, समापन, हस्ताक्षर, नाम और पता, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ईमेल आईडी। इस तरीके का पत्र लेखन एक करके आपको दिखाया जाएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि पत्र लेखन के मार्क्स कैसे हैं और पत्र लेखन किस तरीके का होना अपेक्षित है।